हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडी टॉक्स। और दोस्तों, आज इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक बहुत शानदार आर्टिकल आया है जो बात करता है कि व्हाई इंडियन फार्मर्स प्रेफर राइस एंड व्हीट, जबकि दूसरी जो क्रॉप्स हैं उसका जो इंडिया में एरिया है वो कम हो रहा है। इसके कौन कौन से रीजंस रिस्पॉन्सिबल हैं सभी के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर एमएसपी, टेक्नोलॉजी, इरिगेशन, सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज, पॉलिसी रीजंस, रिसर्च, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड में आपको एक मेंस के लिए क्वेश्चन भी दिया जाएगा जो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और बाद में मतलब अपने टेलीग्राम चैनल पे उसका मैं आंसर भी अपलोड कर दूंगा, आप वो भी कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनीवेज, शुरुआत करते हैं। लेकिन आज की इस आर्टिकल की शुरुआत हम लोग एक थोड़ा सा फैक्ट्स के साथ करने वाले हैं, क्योंकि देखिए फैक्ट्स झूठ नहीं बोलते हैं, फैक्ट्स आपको क्लियर कट पिक्चर बताते हैं, और ये सारे जो फैक्ट हैं वो गवर्नमेंट का ही डेटा है। अब यहाँ पे राइस, व्हीट, कॉटन या चना, सोयाबीन को कंपेयर करेंगे कि ओवर ए पीरियड ऑफ लास्ट डेकेड उनके एरिया में कैसे चेंजेस आए हैं। अब पहले पंजाब की बात करिए। पंजाब में 10 साल पहले राइस के अंदर जो एरिया था दैट वाज 29.8 लाख हेक्टेयर, जो आज इंक्रीज होकर 32.4 हो गया है। मतलब पंजाब में 2.6 लाख हेक्टेयर एक्चुअली जो एरिया है अंडर राइस वो इंक्रीज हुआ है। वहीं आप तेलंगाना की अगर कंपेयर करें, तेलंगाना में 10 साल पहले इट वाज ओनली 10.5 लाख हेक्टेयर, जो आज इंक्रीज होकर 47 हो गया है। मतलब तेलंगाना में 36.5 लाख हेक्टेयर का जंप है पिछले 10 साल में। और माइंड इट, आप ये बात को ध्यान रखना कि भैया तेलंगाना के अंदर पानी की कमी है। तेलंगाना एक सेमी एरिड जोन है। देखो यूपीएससी में भी यहां से सवाल आ चुका है कि भाई राइस एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, चाहे बासमती वैरायटी हो या नॉर्मल वैरायटी हो। भैया अगर आपने पैडी कल्टीवेशन करना है ना तो पानी की खपत होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तेलंगाना एक वाटर स्ट्रेस्ड स्टेट है, क्योंकि ये आपको रेन शेडो जोन में देखने को मिलेगा, और ड्रोट्स, हीट वेव्स वगैरह तेलंगाना में काफी फ्रीक्वेंटली आता है। उसके बावजूद भी तेलंगाना में पिछले 10 साल में राइस कल्टीवेशन के अंडर का जो एरिया है वो कितना ज्यादा बढ़ गया है। इसी से पता चलता है कि हमारे यहाँ पे फार्मर्स राइस और व्हीट को कितना प्रेफर कर रहे हैं ओवर अदर क्रॉप्स। आप व्हीट का एग्जांपल ले लीजिए। मध्य प्रदेश में 10 साल पहले इट वाज 59.1 लाख हेक्टेयर, आज इंक्रीज होकर 78.1 हो गया है। मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 19.0 लाख हेक्टेयर इंक्रीज हुआ है व्हीट के अंदर में। आप पंजाब में कॉटन का देखें, कॉटन का एरिया पंजाब में कम हुआ है। पहले इट वाज 3.4, नाउ दिस इज ओनली 1.0, मतलब लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर कम हुआ है पंजाब में कॉटन। आप जो है चना का एग्जांपल लीजिए। मध्य प्रदेश में पहले चना 30 लाख हेक्टेयर में होता था, अब ये 20 में होता है, तो यहां पे भी माइनस है। सोयाबीन का देखें तो सोयाबीन में भी कमी आई है। मतलब राइस और व्हीट को छोड़ के अगर आप बाकी का जो क्रॉप्स को कंपेयर करोगे दूसरे स्टेट्स के अंदर, वो कम हुए हैं, राइस और व्हीट का इंक्रीज हुआ है। अब इसके पीछे रीजंस क्या है मैं आपको थोड़ा ब्रीफली फिलहाल बताऊंगा, फिर बाद में थोड़ा डिटेल में जाएंगे। कई सारे रीजंस हैं, और शायद आपको आई थिंक ज्यादातर रीजन इनमें से पहले से पता भी होगा। एमएसपी में तो कोई डाउट ही नहीं है भैया, एमएसपी तो सबसे बड़ा रीजन है। जब हम लोग व्हीट और राइस की बात करते हैं तो हमारी कंट्री में 70 to 80% जो पैसा दिया जाता है अंडर प्रोक्योरमेंट, वो ही हमारे व्हीट और राइस को ही तो जा रहा है। तो प्रोक्योरमेंट अच्छी है, गवर्नमेंट प्राइस अच्छा देती है, हर साल प्राइस कुछ ना कुछ इंक्रीज होता है एज पर इन्फ्लेशन। तो यस, इसकी वजह से फार्मर्स को इंसेंटिव मिलता है टू ग्रो राइस एंड व्हीट, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारी कंट्री में राइस और व्हीट एक स्टेपल फूड माना जाता है। अगर आप रेस्ट ऑफ इंडिया में जाए तो राइस है, थोड़ा सेंट्रल इंडिया में या नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाले पार्ट में जाए तो वहां पे व्हीट एक स्टेपल फूड है, रोटी खाते हैं। बाकी इंडिया में तो भैया भात या चावल जो है वो मन लगा के खाया जाता है। तो डेफिनेटली फूड क्रॉप है और स्टेपल फूड है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो देयर आर मल्टीपल रीजंस। तो डेफिनेटली एमएसपी का एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। एमएसपी के अलावा और भी रीजंस हैं। यील्ड स्टेबिलिटी, अगर आप कॉटन, सोयाबीन, चना या दूसरी क्रॉप्स में देखोगे वहां पे जो आउटपुट है उसके अंदर काफी वेरिएशंस होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द मॉनसून, गवर्नमेंट पॉलिसी, बहुत सारे रीजंस होते हैं। लेकिन व्हीट और राइस में मोर और लेस आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आउटपुट कितना आएगा, उसके हिसाब से आप पॉलिसी मेजर्स ले सकते हो इन एडवांस। तो यस, एक यील्ड स्टेबिलिटी है भैया यहाँ पे। उसके अलावा ये जो ब्रीडिंग सपोर्ट और ये सब क्या है मैं आपको आगे से बताऊंगा। ये रिसर्च वाला पोर्शन होता है कि इंडिया में व्हीट और राइस के फील्ड में रिसर्च भी बहुत ज्यादा होता है जो दूसरी क्रॉप्स में नहीं होता है, तो इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा इरिगेशन इंडिया में जहां जहां पे इंप्रूव हुआ है वहां पे किसान व्हीट और राइस के ऊपर ज्यादा प्रेफर करते हैं, उसको प्रेफरेंस देते हैं। तो इनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, लेकिन एक थोड़ा सा टेबल के थ्रू थोड़ा सा मैं आपको पिक्चर क्लियर करना चाहता हूं कि भाई व्हीट के फील्ड में चल क्या रहा है। देखिए, हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में भैया एक वाटर शेड एक इवेंट है बेसिकली। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हमारी एग्रीकल्चर सोसाइटी कुछ और होती थी, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में वो कुछ और होने लगी, पूरी तरह से चेंज आ गया।
ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हम लोग यहाँ पे ट्रेडिशनल वैरायटीज लगाया करते थे, जो कि बहुत साल से हमारे जो है यहाँ पे लगाया जाता था। ट्रेडिशनल वैरायटी के अंदर एक दिक्कत ये होती थी कि उनको ग्रो करने में काफी लंबा समय लगता था, उनको पानी की ज्यादा डिमांड होती थी, एंड दे वर मोर प्रोन टू पेस्ट ऑल्सो, ठीक है, और भी मल्टीपल रीजंस थे। लेकिन हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर में हाई यील्ड वैरायटीज इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया इंडिया में, और आप यहां पे क्लियर कट कंपैरिजन भी देख सकते हो। भाई देखिए, जो 1969 के अंदर हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन के अंडर में पहली बार वीट की एक वैरायटी इंट्रोड्यूस की थी, जिसे कल्याण सोना कहा जाता है, 1969 के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी। कल्याण सोना की जो एवरेज यील्ड थी दैट वाज 3.76 टन पर हेक्टेयर, ठीक है। इसकी जो पोटेंशियल यील्ड है दैट इज 4.6 टन हेक्टेयर। अब ये एवरेज और पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, एवरेज होती है जो किसान को इन जनरल ऑन एन एवरेज मिलता है। पोटेंशियल का मतलब होता है कि उसका मैक्सिमम आउटपुट कितना होगा जब आप उसके अंदर परफेक्ट कंडीशंस रखते हो, मतलब आपने फर्टिलाइजर बढ़िया से डाला है, क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी हैं, इरिगेशन आप बढ़िया दे रहे हो, दवाइयां आप सही टाइम पे डाल रहे हो, सब कुछ परफेक्ट होता है, तो आइडियल कंडीशन में ये आपको मिलेगा पोटेंशियल, और अदरवाइज आपको एवरेज मिलता है। उसके बाद हम लोगों ने 1985 के अंदर 1996, 2011, 14, 23, 24 में वीट की बहुत सारी वैरायटी इंडिया में इंट्रोड्यूस की, और आप क्लियर किट देख सकते हो, इनका जो एवरेज यील्ड है वो इंक्रीज हुआ है 4.84, 4.92, 5.04, 5.43। आप क्लियरली देखिए, जैसे जैसे आप समय में आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे यील्ड और पोटेंशियल यील्ड भी बढ़ रहा है। मतलब वीट की आप नई वैरायटी इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आपको बेनिफिट यहां पे मिल रहा है, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। जो नई वैरायटीज हैं, नई वैरायटीज को ग्रो करने में कम समय लगता है, पहली बात। नई वैरायटीज पेस्ट से अपने आप को बेटर कंट्रोल कर सकती हैं, दूसरा फर्क। नई वैरायटीज में कभी कभी पानी की खपत भी कम लगती है, डिपेंड करता है कहां पे उसको ग्रो कर रहे हो। नई वैरायटीज थोड़ी सी सेमी ड्वार्फ होती हैं, मतलब साइज में थोड़ी छोटी होती हैं। वैरायटीज का साइज में छोटा होने के कई फर्क पड़ते हैं, ठीक है, आगे आपको मैं बताऊंगा। तो मल्टीपल बेनिफिट है नई नई वैरायटी को इंट्रोड्यूस करने के। अब देखिए जरा, जो नई वैरायटी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की, जैसे 2023 के अंदर हम लोगों ने एक नई वैरायटी इंट्रोड्यूस की HD3385, ये हम लोगों ने वीट की नई वैरायटी इंट्रोड्यूस की। इसका क्या बेनिफिट है? इसका ये बेनिफिट है कि ये जो नई वैरायटी है ना, पुरानी वैरायटी से हाइट में थोड़ी सी छोटी है, मतलब इसे सेमी ड्वार्फ बोलते हैं आप लोग। छोटी होने से क्या बेनिफिट हुआ? इसका जो स्टेम होता है, इसका जो तना होता है, ठीक है, और मतलब ऐसे देखें आप, तो इसका जो तना होता है वो स्ट्रोंग होता है। स्ट्रोंग होने से क्या बेनिफिट हुआ भैया? आंधी आई, तूफान आया, पानी आया, बारिश हुई, स्टेम अगर स्ट्रोंग होगा तो आपका पौधा गिरेगा नहीं, वो खड़ा रहेगा। इसकी वजह से वो डैमेज कम होगा, ठीक है। स्ट्रोंग है तो खड़ा रहेगा, अगर वो वीक होता तो वो गिर जाता, अगर वो लंबा होता तो शायद वो उतना स्ट्रोंग नहीं रह पाता। इसकी वजह से वो खड़ा रहता है क्योंकि वो छोटे साइज में है, तो यस, उसका बेनिफिट मिलता है। अब क्योंकि वो अच्छे से ग्रो कर रहा है, खड़ा है, गिरा नहीं है, डैमेज नहीं हुआ है, तो अगर आप उसके अंदर फर्टिलाइजर वगैरह डालोगे तो ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है, मतलब उसकी प्रोडक्टिविटी यहां पे बढ़ती है। और जो बीमारी लगती है जनरली वीट के पौधों में, जिसे हम लोग रस्टिंग कहते हैं, रस्ट कहते हैं, अलग अलग तरह का रस्ट होता है, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, ये पत्ता जैसे खराब हो गया है, तो ये भी कम लगता है यहाँ पे, ये भी यहाँ पे कम लगता है। नई वैरायटी का सबसे बड़ा बेनिफिट पता क्या है? ये एक तरह से कहेंगे क्लाइमेट रेजिलिएंट है। क्लाइमेट रेजिलिएंट का मतलब ये है कि भाई अगर आप इसको नॉर्मल टाइम में लगाने से अगर थोड़ा सा 20 दिन पहले भी लगा देते हो, जैसे नॉर्मल टाइम जो वीट का है लगाने का वो होता है आपका बिटवीन नवंबर 4 एंड नवंबर 25, ये एक आइडियल टाइम होता है वीट को लगाने का। अगर इस वैरायटी को अगर आप 15 नवंबर से लेके, मतलब 15 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक भी लगाते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको बढ़िया प्रोडक्शन करके देगा। मतलब समय से पहले लगाओगे बढ़िया प्रोडक्शन होगा, समय पे लगाओगे फिर भी बढ़िया होगा। अगर आप थोड़ा सा 25 नवंबर के बाद भी लगाते हो ना, तब भी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन, समय के अंदर अगर वेरिएशन है, तब भी आपको उतना ही आउटपुट देता है। इसका बेनिफिट ये होता है, अगर आप इसको समय से 15-20 दिन पहले लगाते हो, तो जब इसकी कटाई होगी, जब आप इसकी हार्वेस्टिंग करते हो, वो आपकी जो है मार्च के अंदर जो अचानक से टेम्परेचर बढ़ता है ना, उसका इसको फर्क नहीं पड़ेगा। तो अचानक मार्च में जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उससे जो डैमेज होता है वीट की ग्रोथ को, वो नहीं हो पाएगा। मतलब आपने क्या किया, इसको फुल प्रूफ बना दिया। किसानों के तो मजे ही मजे, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है,
अच्छा, इसका एक बेनिफिट देखिए आप, क्योंकि इसकी हाइट कम है कंपैरेटिवली, जिसकी वजह से जो रेजिड्यूज होते हैं, जो वेस्ट होता है, वो भी कम होगा। तो अगर किसान आग लगाते हैं, आग अगर लगाते हैं रेजिड्यूज में, तो वो कम लगानी पड़ेगी, मतलब वेस्टेज भी कम है। ये इसका बहुत बेनिफिट आपको यहां पे देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा अगर हम लोग राइस की बात करें, राइस को किसान क्यों प्रेफर करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा आपको मैं कुछ फैक्ट बताना चाहूंगा राइस की वैरायटीज के बारे में। राइस की जो ट्रेडिशनल वैरायटीज होती थी, जिसे हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हो, इसका जो एवरेज यील्ड था दैट वाज 1.3 टन पर हेक्टेयर। इसको ग्रो करने में लगभग 6 महीने लग जाते थे भैया, 6 महीने लगते थे। ये वैरायटी लंबी होती थी, टॉल होती थी, ठीक है। और टॉल होने से मैंने आपको पहले ही बताया, अगर वैरायटी लंबी है तो उसके गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। आंधी आया, तूफान आया, बारिश आया तो गिर जाता था, गिरने से वो डैमेज हो जाता है, गिरने से वो सड़ने लगता है, बैक्टीरिया उसके अंदर ज्यादा हो जाते हैं, तो नुकसान था। लंबी वैरायटी थी, गिरने लग जाती थी। फिर हम लोगों ने 1996 के अंदर एक हम लोगों ने वैरायटी इंट्रोड्यूस की, IR8। अब IR8 का मैजिक देखिए, जो कि हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर इंट्रोड्यूस किया। ये जो वैरायटी है, इसकी जो यील्ड है, आउटकम है, वो 4.5 से लेके 5 जो है टन पर हेक्टेयर है। मतलब सीधा आपने डबल से भी ज्यादा जंप कर दिया भाई। किसानों की बल्ले बल्ले हो गई, अचानक से प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो पैसा भी मिलेगा। उसी टाइम में समय सरकार ने MSP वगैरह भी डिसाइड करना शुरू कर दिया, मजे ही मजे। और ये जो वैरायटी है वो उतनी लंबी भी नहीं होती है, थोड़ी सी सेमी ड्वार्फ होती है। सेमी ड्वार्फ होने से गिरती नहीं है, लॉजिंग नहीं होती है इनके अंदर। और समय देखिए 130 डेज। पहली वैरायटी में कितना समय लग रहा था, 180, इसमें कितना लग रहा है 130, मतलब सीधा 2 महीने का फर्क पड़ गया भाई। 2 महीने कम लगता, अब आपको 2 महीने एक्स्ट्रा मिल गए। उस 2 महीने में आप कुछ जो है सब्जियां वगैरह या कुछ और ऐसी वैरायटीज लगा सकते हो। कितना बेनिफिट हो गया यार। फिर हम लोगों ने एक नई वैरायटी 1986 के अंदर इंट्रोड्यूस की, जिसे सांबा मसूरी कहते हैं। काफी फेमस रही लंबे समय तक, अभी भी किसान ग्रो करते हैं इसको। इसका जो एवरेज आउटपुट है वो 4.5 टन पर हेक्टेयर है। तो क्वालिटी इंप्रूव हुई, समय भी कम लगने लगा। अब हम लोगों ने 2025 में कमला नाम की एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड एक नई वैरायटी लॉन्च की है, जो कि पहले वाली वैरायटी का ही जेनेटिकली इंजीनियर्ड मटेरियल है। पहले हम लोग सांबा मसूरी करते थे, अब हम लोगों ने इसी का एक नाम दे दिया है कमला। मतलब लेबोरेटरी वगैरह में इसके जीन्स वीन्स के अंदर कुछ चेंज हम लोगों ने किया, बताऊंगा आपको। इसका जो आउटपुट है पर हेक्टेयर पता कितना है, 5.37 टन पर हेक्टेयर। मतलब पहले वाली का तो 4.5, इसने सीधा 5.3 कर दिया। समय कितना लगता है इसको ग्रो करने में, इसको समय ग्रो करने में तो 120 से लेके 130 डेज ओनली, कभी कभी तो 115 डेज भी बोलते हैं इसको। मतलब इसने 15-20 दिन और कम कर दिए। आउटपुट ज्यादा, समय कम, कितना बेनिफिट है ना। ये नई वैरायटी हम लोगों ने यहां पे लॉन्च कर दिया है। अब देखिए जरा, जो नई वैरायटी भैया आपने यहां पे लॉन्च की है, ठीक है, ये दिखा देता हूं आपको मैं, ठीक है, वाई अदर क्रॉप सपोर्ट, ठीक है। चलो, जो नई वैरायटी आपने यहां पे लॉन्च की है राइस वाली, इसका मैजिक देखिए क्या है। ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड का मतलब यह है कि इसके कुछ जीन्स वीन्स के अंदर हम लोगों ने कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ को हटाया है, कुछ बाहर से हम लोगों ने ऐड कर दिया है। तो इसका हम लोगों ने नाम दिया है कमला, ठीक है। कमला का फर्क पता क्या है, इसके नई वैरायटी में क्या कमाल की चीज है, इसमें एक जीन था, ठीक है, एक बेसिकली विच वाज फॉर द एंजाइम, उसका नाम होता है साइटोकिनिन। उसको हम लोगों ने सप्रेस कर दिया है, ठीक है। तो नई वैरायटी के अंदर जो बोले हम लोगों ने इसके हार्मोन्स को चेंज कर दिया है। जो साइटिनिन होता है कि प्लांट हार्मोन होता है, जो कि जो हमारे राइस का ये देखिए देख रहे हैं ना बैल होती है, इसके अंदर ये जो बेसिकली जो दाने होते हैं इनको इंप्रूव करता है, ठीक है। अगर ये साइटोनिन ज्यादा होता है तो वो रिवर्स इंपैक्ट पड़ता है। तो ये प्लांट हार्मोन को हम लोगों ने चेंज कर दिया कमला के अंदर। इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि ये जो जो पेनिकल है, मतलब जिसे बैल मैं बोल रहा हूं, यूजली एक जो बैल होती है इसकी चावल के पेड़ की, पौधे की या दो धान की, इसके अंदर 200 से लेकर 250 ग्रेन्स होते हैं, दाने होते हैं, बेसिकली ग्रेन होते हैं। नई जो वैरायटी है कमला, इसके अंदर 450 से लेकर 500 दाने होते हैं, सीधा डबल। हालांकि साइज कंपेरेटली थोड़ा छोटा होता है, लेकिन दाने ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इनका आउटपुट बढ़ गया। और ये 120 से लेकर 130 डेज में आप ग्रो कर सकते हो। तो ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैरायटी हम लोगों ने लॉन्च की है अपनी प्रीवियस वैरायटी की, जिसका नाम था सांबा मसूरी। कमाल की चीज है। क्यों पॉसिबल हो पाया, पॉसिबल तब इसीलिए हो पाया कि भाई हमारे पास रिसर्च के लिए प्लेटफॉर्म है।
ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ तो देश में बहुत जगह पे, स्पेशली नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया वगैरह में या तमिलनाडु में कुछ जगह पे हम लोगों ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बनाई, अपने साइंटिस्ट लोगों को ट्रेन किया, नई टेक्नोलॉजी हम लोग लेके आए, जिससे हम लोग इन वैरायटीज की नई नई ब्रीडिंग करने लगे, बेटर वैरायटीज लेके आने लगे, इसीलिए हमें जो है बेनिफिट हुआ। तो ये जो नई क्रॉप्स हैं इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कमाल की हैं। इनकी ब्रीड हम लोगों ने लगातार इंप्रूव की है। अभी हम लोगों ने देखा जो पेस्ट होते हैं, डिसीज होते हैं, वो उनके ऊपर कम अटैक करते हैं क्योंकि इनको डिजाइन ही इस तरीके से किया जाता है। जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जैसे ड्रोट है, सैलिनिटी है, टेम्परेचर के अंदर डिफरेंसेस हैं, आजकल तो क्लाइमेट चेंज की बात होती है, इसके पर्सपेक्टिव से भी ये रेजिलिएंट हैं, मतलब ये ग्रो कर लेते हैं, उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इनके ऊपर ड्रोट व्रोट का। ठीक है, कितनी बढ़िया बात है। अब क्योंकि इनका मैच्योरिटी पीरियड कम है तो कभी कभी किसान 2 क्रॉप्स भी लगा सकते हैं किसी किसी जगह पे, और सरकार पहले से भैया वीट और राइस पे एमएसपी तो दे ही रही है। इंडिया में जहां जहां पे इरिगेशन बढ़ा है वहां पे हम लोगों ने वीट और राइस को ही बढ़ावा दिया है, दूसरी क्रॉप्स को या तो इग्नोर किया है या फार्मर्स को इंसेंटिव नहीं था। तो इरिगेशन, एमएसपी, नई वैरायटी, रिसर्च और फार्मर्स का एटीट्यूड, मार्केट, प्रोक्योरमेंट, इन सारी चीजों से फर्क पड़ा है कि वीट और राइस का एरिया इंक्रीज हुआ है और बाकी का नहीं हुआ है। बाकी क्रॉप्स तो सफर कर गई। आप यहां पे रिसर्च की बात कर लिए, पिछले देख 2002 और 6 के अंदर हम लोगों ने लास्ट टाइम एक बीटी कॉटन, एक हाइब्रिड वैरायटी हम लोगों ने जिसे जीएम क्रॉप बोलते हैं, वो इंट्रोड्यूस की थी। भाई पिछले 22, 23, 24 साल में हम लोगों ने कॉटन की नई वैरायटी इंट्रोड्यूस नहीं की है, कोई रिसर्च वर्क हुआ ही नहीं। अगर हुआ है, अगर नई वैरायटी कोई आई भी है, उसको अप्रूव नहीं किया गया है। यही हाल बीटी ब्रिंजल में है, यही मस्टर्ड में भी है। मतलब वीट और राइस को छोड़ के हम लोग बाकी क्रॉप्स नई वैरायटी इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं। कोई बाबा आदम के जमाने की वैरायटी को ग्रो कर रहे हैं, अब भाई उससे कोई खास फर्क आपको पड़ेगा नहीं, फार्मर्स को इंसेंटिव नहीं है, क्योंकि रिसर्च और डेवलपमेंट की कमी की वजह से बाकी क्रॉप्स ने सफर किया है। वहीं पे एक फैक्टर आता है प्राइस स्टेबिलिटी, क्योंकि इंडिया में वीट और राइस आप स्टेबल फूड मान के चलते हो, तो सरकार को भी ये फोकस रहता है कि भाई ये जो 2 क्रॉप्स हमारे पास हैं ये ठीक ठाक ग्रो होती रहे, क्योंकि आपने जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, पीडीएस सिस्टम भी करना है, अनाज भी देना है, मिड डे मील भी करना है। तो सरकार एक से इंश्योर करना चाहती है कि वीट और राइस की ग्रोथ इंडिया में होती रहे। बाकी क्रॉप्स भी सरकार चाहती है लेकिन वो प्रायोरिटी पे नहीं है। इसकी वजह से एमएसपी भी जो है इन 2 क्रॉप्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस सरकार का होता है। तो प्राइस स्टेबिलिटी बनी हुई है, किसान को पता है कि भैया इनके प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आती है, तो किसान को पहले से अंदाजा हो जाता है कि आपको इतना बेनिफिट इसमें होगा। सरकार पहले से एमएसपी भी दे देती है, फर्टिलाइजर पे बहुत सब्सिडी मिलता है, वो सब करके तो किसान भी इंश्योर हो जाता है, सरकार भी इंश्योर हो जाती है कि भाई इतना मुझे आउटपुट मिलेगा, तो वो अपनी पॉलिसीज उस हिसाब से बना सकती है। तो वीट और प्राइस को लेके जो प्रिडिक्टेबिलिटी वाला फैक्टर है, जो स्टेबिलिटी वाला फैक्टर है, वो भी एकदम मैजिक काम करता है। इसकी वजह से दूसरी क्रॉप्स हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ग्रो नहीं हो पाती है, सारा फोकस इनके ऊपर ही हो जाता है। ये है कुछ रीजंस। ठीक है, अब आपके लिए यहां पे क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन कहता है, डिस्पाइट एफर्ट्स टुवर्ड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, व्हीट एंड राइस कंटिन्यू टू डोमिनेट इंडियन एग्रीकल्चर, क्रिटिकली एनालाइज द सोशियो इकोनॉमिक एंड द पॉलिसी फैक्टर्स बिहाइंड दिस ट्रेंड। तो सोशियो इकोनॉमिक आपको अलग से मेंशन करने हैं और पॉलिसी फैक्टर आपको अलग से करने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, द डोमिनेंस ऑफ राइस एंड व्हीट कल्टीवेशन इन इंडिया इज मोर अ रिजल्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज रादर देन द फार्मर्स प्रेफरेंसेस, क्रिटिकली एग्जामिन। तो आप इसको ऐसे में भी लिख सकते हो, इसको नॉर्मल क्वेश्चन के तौर पर भी लिख सकते हो। तो ये थे दोस्तों आज के 2 क्वेश्चन, और आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में आया होगा। इसी के साथ हम लोग एंड करते हैं। कल बढ़िया आपको एक आर्टिकल मैं करवाऊंगा, आज ही करवाने का मूड था। आर्टिकल था इन पाकिस्तान और टर्की के बीच में जो नेक्सस है भाई, उसके बारे में था। बड़ी क्यूरियोसिटी है स्टूडेंट्स के मन में भी, मेरे मन में भी है कि पाकिस्तान की सपोर्ट टर्की हमेशा इतना क्यों करता है। तो उस आर्टिकल को हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कुछ एग्जांपल्स वगैरह के साथ। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।